जब किसी पर मुसीबत आए तो सबसे पहले वो देखता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है और उसके दोस्त कहाँ हैं और उनकी पोजीशन कहाँ पे है। ज़ाहिर है, दुश्मन का तो हमें अंदाज़ा होता है कि दुश्मन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन दुश्मन की कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसके कुछ ऐसे कुव्वतें होती हैं कि कई मर्तबा उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये भी मुमकिन है कि जिनको अ, वो दोस्त समझ रहा हो, वो दुश्मन के साथ मिले हुए हो। या ये भी मुमकिन है कि जब आपकी लड़ाई हो जाए, तो तब वो जो है एक न्यूट्रल पोजीशन ले लें। तो दोनों सूरतों के अंदर उसके लिए तो एक धचका है। ये इंसानी जो ताल्लुकात हैं, ये आलमी सियासत की तरह ही है और आलमी सियासत जो है वो भी इसी से मुतासिर होती है। अब जब से ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बड़े बड़े तज्जिए जो है पेश किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा तज्जिया जो है वो वही दोस्त और दुश्मन की पहचान से मुतल्लिक आ रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। हमें पता है कि इसराइल के कैम्प में कौन है, यूरोप उसके साथ है, अमेरिका की पोजीशन अभी कुछ घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ पे लेके जाना चाहता है। लेकिन बार बार जो है वो सवाल उठता है जब भी दुनिया में कोई तसादुम हो कि ये चीन कहाँ है और रूस की क्या पोजीशन है। तो हम आज करेंगे बात इसके ऊपर कि चीन की और रूस की इस मसले के ऊपर क्या पोजीशन है और तारीखी तौर के ऊपर उनकी क्या पोजीशन रही है जब भी दुनिया के अंदर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है सामने आता है। ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान में हैं और ये पूरी जंग जो है हमारे सामने हो रही है। तो इसके लामाला इम्कानात हैं, जिसके असरात हैं, जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं मुसलसल कई दिनों से। और हमने बलूचिस्तान को कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, इसके फ़िरका वाराना इम्प्लीकेशन और तकसीम के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनने वाली है। अभी तक पाकिस्तान सफारती तौर के ऊपर जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और ये पोजीशन जो है कतरे जो है वो न्यूट्रल से बढ़ के पोजीशन है जो पाकिस्तान ने ली है। और मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम पोजीशन है जो पाकिस्तान ने ईरान के हक के अंदर ली है। और अदरवाइज जो है गल्फ की जो सूरत हाल है वो ममालिक की वो थोड़ी सी पेचीदा है और मामला जो है वो सिर्फ जो है मजम्मत से आगे नहीं बढ़ रहे। इतलात आती रहती हैं कि शायद सऊदी अरब यूएई वो सुलह जुई की कोशिश कर रहे हैं और कि किसी तरीके से मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हों और ये मसला ख़त्म हो। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे नार टीवी में नैरेटिव्स विद आमिर राना और अ, गहरा तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो मामलात हैं जो आखिरी सतह के ऊपर हम देखने के आदी हैं, बड़े सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स में देखने के आदी हैं, पर्सपेक्टिव्स में, ये इतने सादा नहीं है। तो बात हम शुरू करते हैं कि चाइना की इस वक्त पोजीशन क्या है। जाहिर है कि जब शी जिनपिंग ने भी कहा कि ये जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल की उन्होंने मजम्मत की और कहा कि ये जो है ये इस दुनिया के मफाद में नहीं है, इस खित्ते के मफाद में नहीं है। तो ये मजम्मती बयान चाइना की तरफ से आए। चाइना का जो असर रसूख है पिछले कुछ सालों के अंदर मिडल ईस्ट में उसने बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी नहीं है कि चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक और सियासी कद काठ को इतना बढ़ा लिया है कि वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी शराकतदार बन जाए और उसमें इंटरवेंशन करना शुरू कर दे। जिस वक्त चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैचअप करवाया या सुलह करवाई, तो उसके बाद से असेसमेंट शुरू हो गई थी कि शायद जो है चाइना का जो फुटप्रिंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इस रीजनल पॉलिटिक्स में, वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये लो हैंगिंग फ्रूट इसे कहते हैं कि ऐसा ये काम था कि जिसमें दोनों तरफ जो पार्टियां थीं वो मुज़ाकरात पे आमादा थी और चाइना इसमें जो है मीडिएशन कर सकता था। तो ये तो हुआ। लेकिन क्या चाइना ये बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है कि वो इसराइल और ईरान जैसी जंग के अंदर शरीक हो जाए कि जबकि इसराइल की पुश्त के ऊपर अमेरिका भी खड़ा हो। जाहिर है डिप्लोमेटिकली जो चाइना की पोजीशन जो है वो इसराइल के हक में नहीं है, उसके एग्रेशन के हक के अंदर नहीं है। लेकिन साथ साथ वो जो है अमेरिका को भी मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि ये ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है और अमेरिका भी इसका बराबर का जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन चाइना
कहीं पे भी इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं डालेगा। उसने सालिसी भी दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर कोशिश की है। और चाइना का तो अ, इतना अभी सफारती और सियासी कद जो है, और या उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो बड़े तसादुम के अंदर और बड़े मामलात के अंदर जो है बराह रास्त दखल अंदाजी कर सके। जबकि उसकी जो पूरा एक अमेरिका के साथ जो है एक तजारती जंग भी चल रही है, और एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी पूरी बात चल रही है। तो चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, एक ख़ास हद से बढ़ जाए, तो वो उसमें रिस्ट्रेन शो करता है और कोशिश करता है कि सिर्फ उसको सफारती सतह के ऊपर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे और प्रैक्टिकली उसमें कोई काम हिस्सा ना ले। और वेट एंड सी की पॉलिसी जो है हमेशा से जो है उसकी रही है चाइना की, और उसी के ज़रिए चीज़ों को हल करने की कोशिश करता रहा है। तो और जहाँ तक उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ज़द पड़ने वाली नहीं है। सिर्फ 10% जो है तेल जो है ईरान से चाइना लेता है, लेकिन वो सऊदी अरब से भी, यूएई से और से भी जो है, और बाकी ममालिक से ऑयल भी लेता है। उसके तजारती गहरे तजारती ताल्लुकात भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, और चाइना के कोई बड़े सियासी, माशी और अस्करी मफाद को इस जंग से नुकसान नहीं पहुंच रही। ये याद रखिए कि कोई मुल्क उसी वक्त किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा डालेगा जब उसे लगेगा कि उसका कोई अहम जो इंटरेस्ट है, जो अस्करी है, वो सियासी है या माशी है, वो हर्ट हो रहा हो। तो इसमें अभी इस जंग के अंदर चूंकि वो हर्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है वो इसके अंदर कोई बराह रास्त हिस्सा नहीं डालेगा। और इसकी पॉलिसी वही होगी जो 79 के अंदर थी, जिस वक्त जो है खुमैनी का इनकलाब आ रहा था। तो उस वक्त चाइना ने खामोशी, वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की थी। और उसमें जिस वक्त वहाँ पे जब रजीम चेंज हो गई, तो उन्होंने ताल्लुकात दोबारा इस्तवार करना शुरू। तो अभी भी कोई रजीम अगर चेंज होती है, तो जाहिर है कि वो चाइना उसके साथ भी ताल्लुकात रखेगा, और उसके किसी भी किस्म के कोई हैंगओवर्स ऐसे नहीं है कि वो नज़रियाती ताल्लुक नहीं है वलायत फ़की के साथ और पूरी रजीम के साथ ईरान की हालिया, कि उसके कोई नुकसान पहुंच रहा हो। और एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि चाइना जो है दुनिया के अंदर बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करने के हक के अंदर है। अगर उसकी असेसमेंट ये है कि यूएस के और इसराइल की वजह से इस खित्ते के अंदर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है और एक ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है, नॉर्मेलिसी की तरफ जा रही है, तो वो इसके अंदर जो है उसको पसे उसके लिए ये एक बेहतरीन सूरत हाल होगी। और उसमें वो देखेगा कि जब नॉर्मल हालात के अंदर चाइना की पॉलिसी, उसकी ट्रेड, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा ग्रो और जो है फ्लोरिश करती है, तो ये चाइना के जहन के अंदर ज़रूर होगा। चाइना की पोजीशन तो अपनी तरफ, रूस की पोजीशन अभी इसमें क्या है? अभी हमें पता है कि रूस ने भी बड़े शदीद रद्द अमल का इजहार किया है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। और उसने बल्कि जो है अपनी सालिसी की भी पेशकश की है। और ये पेशकश जो है उस तरीके से चाइना की तरफ से शामिल के तरफ से सामने नहीं आई। और उसने ये भी कहा कि अब वो रूस जो है वो सालिसी करवा सकता है, इवन कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी, कि ईरान उस और तैयार होगा इसराइल के और ईरान के दरमियान बातचीत को। उसने कहा है ये उसी तरह की पेशकश है जैसे बल्कि पूरा प्रोसेस ऐसे है जैसे ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जो सालसी की पेशकश की और मुज़ाकरात हुए, और तुर्की के अंदर भी कुछ अर्सा इसके मुज़ाकरात चलते रहे। अभी शायद उसके अंदर थोड़ा सा वक्फा आया हुआ है, लेकिन ये कि रशिया का जो स्टेक है ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो ईरान का और रूस का और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है और स्मॉल आर्म्स जो है वो रूस उसमें इस्तेमाल कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई ये जंग फैलती है, तो जाहिर है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है रूस के दिफाई ताल्लुकात के ऊपर भी सीधा के सीधा उसके ऊपर चला जाएगा। और रूस जो है ईरान को एक अपने कुशन के तौर पे भी इस्तेमाल करता रहा है। और कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जब भी बात आती थी, तो ईरान को वो जो है कवर के तौर पे उसने
हमेशा से इस्तेमाल किया है, ताकि बात जो है नॉन प्रोलिफरेशन की जो है वो ज़्यादा फैल ना जाए और वो जो है रूस तक वो बातचीत ना आ जाए। तो ये और फिर ये भी है कि उसकी पूरा स्ट्रेटजिक अलायंस है ईरान के साथ, और रूस ही जो है उसका सबसे बड़ा दोस्त है। और 79 से पहले जो है रूस जो है ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था। और अगर कोई रजीम चेंज होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस पूरे रीजन के अंदर वो होगा रूस को, क्योंकि रूस जो है वो एक और अहम इत्तेहादी जो है इस खित्ते के अंदर अपना खो देगा। और उसका जो पूरा मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी थी, अप्रोच थी, और वो पूरी की पूरी जो है क्लैप्स हो जाएगी। सीरिया के अंदर जो इनका जॉइंट वेंचर था ईरान का और रूस का, वो ऑलरेडी नाकाम हो चुका हुआ है। और ये पूरा फुटप्रिंट जो है श्रिंक हो जाएगा रूस का मिडिल ईस्ट के अंदर। और जाहिर है कि इसके अंदर अमेरिका का मगरिब का असर जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर, और रूस जो है वो उसको नहीं चाहेगा। लेकिन रूस की पोजीशन अभी ये नहीं है कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता है तो रूस भी जो है इस जंग के अंदर कूद पड़े। वो उसकी मैक्सिमम कोशिश यही है कि डिप्लोमेटिकली इस चीज़ मसले को हल किया जाए। जाहिर है कि इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है कि जब खुद उसके यूक्रेन का जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और एक अहम बात ये कि अगर ये रजीम चेंज होती है तो फिर रूस का जो एनर्जी का फ्लो है यूरोप की तरफ और वेस्ट की तरफ, वो पूरा डिस्टर्ब होगा और उसकी इकोनॉमी के ऊपर भी उसका बड़े असरात आने वाले हैं। तो रूस के लिए सबसे पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त। तो हम तो बात कर रहे हैं रूस और चीन की, चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है जी कि रूस हमारे साथ है, चाइना के साथ है, और चाइना जो है ईरान के साथ है। लेकिन ये आप देखिए कि ये जो मामलात हैं आलमी सियासत के भी, इसमें रूस तो हर्ट हो रहा है लेकिन कोई कैपेसिटी नहीं है इंटरवीन करने की इसके अंदर सिवाय मेडिएशन ऑफर करने के लिए। और चाइना का कुछ भी इसमें नुकसान इसमें नहीं है, और ना ही उसके किसी बड़े अहम जो है एडवांटेज को जो है कोई जद लगने वाली है, नुकसान होने वाला है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उसकी भी हमें बात करनी चाहिए। और बात हमारे यहाँ इतनी बड़ी सादा सी होती है, लोग कहते हैं जी कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो इसराइल की सरहदें जो है वो पाकिस्तान के साथ आके मिल जाएगी। लेकिन तारीखी तौर के ऊपर देखा जाए तो जिस वक्त शाह ईरान की हुकूमत थी, हम सीटो सेंटो के अंदर एक बहुत अरसा तक मिड 70s तक उसके उसके अंदर रहे। तो इसराइल जो है बहुत करीब था ईरान के, और उस वक्त उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और समहाउ पाकिस्तान ने, बावजूद के ईरान, तुर्की और पाकिस्तान आरसीडी के अंदर भी थे, ईरान के और पाकिस्तान के बड़े स्पेशल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, उसमें अप्स एंड डाउन आते थे, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन कई एक कोहेजन का हमें नज़र आती थी ईरान और पाकिस्तान के तज़वीराती मफादात के अंदर। और उसके बावजूद भी जो है जब ईरान के ताल्लुकात इसराइल के साथ बहुत ही खुशगवार थे, पाकिस्तान ने फासला रखा था इसराइल के साथ ताल्लुकात के अंदर। और उस वक्त तक पाकिस्तान और अमेरिका इसराइल के कोई ताल्लुकात में कोई तलखी पैदा नहीं हुई थी। इसराइल ने उस वक्त कोई धमकी नहीं दी थी, बावजूद के पाकिस्तान ने बहुत एक्टिवली जो है अरब इसराइल वॉर के अंदर जो है रोल प्ले किया था। तो ये याद रखना चाहिए, जो सारी असेसमेंट और ये इस किस्म की दुर्फतनियां जो छोड़ी जा रही हैं कि इसराइल अगर यहाँ पे होगा, हम ये नहीं कह रहे कि इसराइल को होना चाहिए, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ईरान के अंदर रजीम चेंज होगी भी कि नहीं, क्योंकि जो रजीम चेंज कोई ऐसा आसान खालाजी का वाड़ा नहीं है कि आसानी से जो है रजीम्स जो है वो चेंज हो जाए। और ख़ास तौर के ऊपर जब मौके पे स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग हो, अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर हो, वो बड़ा टाइम लेती हैं। सिर्फ यही हुआ कि या तो फिर आप उसके मुल्क के ऊपर कब्जा कर लें, जैसे अमेरिका ने इराक के ऊपर किया, अफगानिस्तान के अंदर फौजें उतार दी। तो जब आप ये कर लेते हैं और दूसरी क़यादत भाग जाती है तो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आप कहीं से भी एक मुतबादिल कुव्वत लेके आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका इम्कान नहीं है। ये बात रखें, चूँकि स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है तो उसके हमें ज़रूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो पाकिस्तान की सरहद है, वो हमें पता है, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक जो मसाइल भी हैं,
और ये कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो डायलेमा जो है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए यूएस के साथ ताल्लुकात ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है रात को, सुबह हम उसके ऊपर बात करेंगे, ट्रंप की और फील्ड मार्शल साहब की। तो अगर एक स्पेकुलेटिव फ्रेमवर्क के अंदर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस होंगी अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होती है, तो इसके माशी असरात तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये एक मेजर शिफ्ट को ट्रिगर करेगी रीजन के अंदर। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है चाइना के साथ ख़ास तौर के ऊपर उसको ये इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि इस चाइना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ खड़ा होना, अमेरिका के साथ खड़ा होना, और जो आने वाली रजीम इसमें होगी वो जो ज़ाहिर है कि प्रो वेस्ट होगी, उसके साथ खड़ा होना जो है पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुकात को कई हवालों से मुतासर कर सकता है। और चाइना देखेगा कि पाकिस्तान की जो इंक्लाइनेशन है और उसका जो झुकाव है वाज़े तौर के ऊपर वेस्ट की तरफ जा रहा है और उस ब्लॉक की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर और हमारी जो इकोनॉमिक जो कमिटमेंट है, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर किसी ना किसी सतह के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगी। और पाकिस्तान के लिए जो अभी बड़ा मुश्किल है अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करने के लिए, ये इम्तिहान और बढ़ जाएगा अगर वहाँ पे रजीम चेंज होती है। चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आखिरी बात, अ, आपको याद होगा जब 1990 के अंदर जो है पहली गल्फ वार हुई, सदाम हुसैन ने जब कुवैत के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद क्या हुआ था। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने जो है वो इराक की कुवैत के ऊपर हमले की मजम्मत की थी, और सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने 11,000 के करीब फ़ौजें भी भेजी थीं। और उसमें ये कहा था कि ये फ़ौजें इराक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि सऊदी दिफ़ा के लिए इस्तेमाल होंगी। और ये हमारा 82-83 का जो डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, उसके तहत हमने भेजी थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी कि इस वक्त हमारी जो इलाके सूरत हाल है, इंडिया के साथ कशीदगी की सूरत हाल है, तो हमें इतनी बड़ी तादाद में ट्रूप्स जो है नहीं भेजने चाहिए। चले, बीबी की पोजीशन तो और थी, और उस वक्त बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बहस चली थी कि मियाँ साहब जो हैं वो इराक के ख़िलाफ़ हैं, पब्लिक सेंटिमेंट और थे। जमात इस्लामी जो है वो सड़कों पे निकल आई थी सद्दाम हुसैन की हमायत के अंदर। और बीबी जो है ने उन्होंने दोनों के दरमियान जो है पब्लिक सेंटिमेंट और डिप्लोमेसी के दरमियान जो है प्ले करने की और बैलेंस करने की कोशिश की थी। लेकिन ये कि उस वक्त भी पब्लिक सेंटिमेंट भड़के हुए थे, और मियाँ साहब की हुकूमत के लिए बड़े उसके नताइज जो हैं कोई अच्छे नहीं निकले थे। बाद में अगले इलेक्शन में जाके उनके लिए कोई अच्छे नताइज नहीं निकले थे उसके। तो अभी जो सूरत हाल है, अभी तो पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और ये जो मजहबी जमातें हैं वो इतनी ताकतवर नहीं रही, जमात इस्लामी भी, कि पब्लिक सेंटिमेंट को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेंटिमेंट है और हुकूमत की पॉलिसी और अप्रोच है, उसमें खासा फासला है। और ये हमेशा से फासला रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये 9/11 के वक्त भी था, ये 90s की वार के वक्त भी था, और ये शायद अभी भी है और आगे भी होगा। तो इसी के अंदर नेविगेट करना है सूरत हाल। ये तवक्को बस आपसे, आज का नैरेटिव यही था कि ये जो पूरी कशमकश चल रही है, उसमें चीज़ों को रैशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें। जज्बाती कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको धुंधी धुन नज़र आएगी, वहाँ पे आपको सब दो दुश्मनी दुश्मन नज़र आएंगे, और दोस्त आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो उस धुंध के अंदर देखने की पहचानने की सलाहियत जो है, वो आप अपने आप को गैर जज्बाती तौर पे सोच के और रैशनली सोचेंगे, तो तभी आपको इसके जवाबात मिलेंगे। तो आज का यही नैरेटिव है, कल फिर बात करेंगे।